हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें साथ में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। आज मैंने अपनी और आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल अलग ही टाइप का एक सेक्शन चुना हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के टाइम पर ग्रुप ऑफ नेशंस या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स और बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं हमारी देश में हमारी वर्ल्ड में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज हम कुछ मेन ग्रुप्स जो हैं जिनमें हमारा इंडिया भी शामिल है या कुछ में नहीं भी शामिल है, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, अक्सर ही खबरों में रहते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। और स्पेशली अगर कोई ग्रुप इस समय हाल ही में यानी साल 2 साल 3 साल के अंदर चर्चा में रहा हो तो वो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यूनाइटेड नेशंस ही है, जिसमें बहुत सारे देश हैं, लेकिन अभी मैंने उसे नहीं लिया है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने मेजर जो ग्रुप्स लिए हैं उनमें से कौन कौन से हैं? G2, G4, G7, G8, G10, D10 और G20। आई होप आप लोग इन ग्रुप्स के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम G2 की बात करते हैं। G2 ग्रुप है जिसमें 2 मेंबर हैं। ठीक है, G2 ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं, और यहाँ पे 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिन्हें इस समय हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। वास्तव में वही 2 कंट्रीज़ G2 की मेंबर हैं। पहली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब है सीधा सीधा चाइना। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब है USA यानी कि अमेरिका। अब इस समय हम इन्हें बहुत बड़ा दुश्मन समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक अच्छी खासी ताकत रखने वाली कंट्री हैं। अमेरिका तो अभी भी सुपर पावर है, और चाइना और इंडिया में टसल चल रही है कि कौन सुपर पावर अगला बनना चाहता है। ठीक है, कौन बनने वाला है। तो चाइना, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए एक टाइम पर कभी USA और रशिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते थे, लेकिन रशिया नाराज़ हो गया था USA से जब उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान पर एटॉमिक बम गिराया था। क्योंकि रशिया ने ये कहा कि दोस्त कभी भी अपने दोस्त से कुछ नहीं छुपाते, जबकि अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने एटम बम को बना लिया था और उसे किसी को भी नहीं बताया था। जब अचानक एक दिन जापान पर बॉम्ब विस्फोट किया जाता है, तब सबको पता चलता है कि कोई ऐसी भी चीज़ होती है। तो इसलिए फिर रशिया और अमेरिका की दोस्ती टूट गई थी। और उस समय रशिया, आप जानते हैं कि USSR होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो टूट गया 15 देशों में, और उसी से एक नया देश निकला है यूक्रेन, जिससे अभी इस समय रशिया जिस पर इन्वेजन की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरफ सबसे बड़ा देश क्या है, सबसे बड़ा देश, सबसे पावरफुल देश USA था, और दूसरी तरफ USSR था जो काफ़ी पावरफुल था, और वो भी वर्ल्ड पावर बनने की, सुपर पावर बनने की दौड़ में था। लेकिन क्योंकि USA और USSR की बनती नहीं थी और बाद में USSR टूट गया था, तो इसलिए एक तरफ USA ने खुद को रखा और दूसरी तरफ रशिया को ना लेकर के चाइना को लिया, और उस तरह से उसने एक ग्रुप बनाया जिसे हम G2 कहते हैं। अब इस G2 में 2 मेंबर्स हैं। आपको याद होना चाहिए कि जो इस समय जिनमें सबसे ज़्यादा टसल चल रही है चाइना और USA में, यही हमारा क्या है, यही हमारे G2 मेंबर्स हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब G2 मेंबर्स का जो ये मैप है ये भी देख लीजिए। इधर ये हो गया हमारा चाइना, हमारा तो नहीं है खैर, लेकिन हम कह भी सकते हैं क्योंकि पड़ोसी है, और ये हो गया USA। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैप में 2 चीज़ों को दिखाया गया है। USA में कुछ पोर्शन ये है और कुछ पोर्शन ये है। ये पोर्शन आप शायद इसका नाम जानते हो, उसका नाम है अलास्का। ठीक है, जो किसी समय पर USSR का ही हिस्सा होता था, यानी कि
रशिया का ही एक हिस्सा था, पर एक टाइम पे रशिया इसे समझता था कि ये बहुत ही बेकार है क्योंकि ये फ्रिजिड जोन में पड़ता है, जमा रहता है और यहाँ पर कोई भी खास चीज़ नहीं थी। उसे ऐसा लगता था ना यहाँ पर पेड़ पौधे थे ना कुछ भी, ये एकदम सुनसान एक जगह पड़ी हुई थी। और क्या हुआ, रशिया ने बेच दिया इसे अमेरिका को, और बाद में यहाँ की बर्फ़ जब पिघली तो पता चला कि यहाँ पर सोने के बहुत बड़े बड़े से भंडार हैं, समझे। तो इसकी वजह से यूएसए को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो जो रशिया है वो हमारा यूएसए है, वो दो मेन, ये तो मेन लैंड हो गई हमारे यूएसए की, और ये हो गया अलास्का, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और जगह हैं जहाँ पर हवाईयन द्वीप है, और वो सब चीज़ें भी यूएसए में शामिल हैं, ठीक है। फिर हम किसी दिन एक दिन डिस्कस करेंगे कि कौन से द्वीप पर कौन से देश का कब्जा है, ठीक है। जैसे कि अब ये ग्रीनलैंड है, इस पर किसका कब्जा है, यहाँ पर बैठे एक छोटे से देश डेनमार्क का, ठीक है। खुद डेनमार्क बहुत छोटा है पर अपने से बहुत बड़े एक आइलैंड पर उसने कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर एक रीयूनियन आइलैंड है जो कि फ्रांस के कब्जे में है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सेशल्स, मॉरिशस के पास में कई सारे ऐसे द्वीप हैं जो अलग अलग देशों के कब्जे में है, तो किसी दिन हम इसे भी देखेंगे। फिर उसके बाद में अगला है हमारा G4 कंट्रीज़। G4 कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं ये देखेंगे। जाहिर सी बात है कि नाम इसका G4 है तो इसमें 4 ही मेंबर होंगे, और वो मेंबर कौन कौन से हैं, ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है और जापान है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि G2 में इंडिया नहीं है लेकिन G4 में इंडिया है, ठीक है। G4 में कौन कौन है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है और जापान है, ठीक है। ये 4 कंट्रीज़ हो गई। मैप देखते हैं हम, ये हो गया मैप। मैप में आप जानते हैं कि ये क्या है, ये है ब्राज़ील, ये हो गया हमारा ब्राज़ील, ये हमारा प्यारा इंडिया, ये हो गया हमारा प्यारा जापान। जापान भी हमारे लिए बहुत प्यारा है क्योंकि ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और ये हो गया, ये भी कभी हमारा बहुत प्यारा था, जर्मनी, ठीक है। आप जानते होंगे जर्मनी क्यों प्यारा था हमें, क्योंकि हमने यहाँ से हिटलर की मदद लेकर के सेना बनाने की कोशिश की थी। जब हम आज़ाद होना चाहते थे तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ से मदद ली थी, ठीक है। फिर इसके बाद में G4 के बाद में आती है बात G7 कंट्रीज़ की। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं यहाँ से। G7 कंट्रीज़, G7 में कौन कौन है, कनाडा है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, यूएस है और जापान है, ठीक है। यानी कि यूके और यूएसए जो एक समय में, देखिए यूके तो एक समय में सुपर पावर था, पूरी दुनिया पर उसका राज था और कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। फिर उसके बाद में यूएसए आ गया और यूएसए बन गया सुपर पावर, ओके। उसके बाद में यूएसए ने हर्ट किसको किया था, जापान को किया था, लेकिन बाद में जापान ने ये मान लिया कि अब उसकी खुद की कोई सेना नहीं होगी और यूएसए ने ये कहा कि अब मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा, तो जापान आ गया। फिर उसके बाद में जर्मनी से बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई हुई। यूके यूएस सब ने मिल कर के जर्मनी और जापान, इन पर सब पर क्या किया था, अटैक किया था। यानी सारे जो वर्ल्ड वॉर हुए थे तो उसमें क्या था, जर्मनी जापान ये सब एक तरफ थे, यूके यूएसए एक तरफ थे। फ्रांस और इटली क्या है, ये सब यूके यूएस के पिछलग्गू हैं। और कनाडा क्या है, ये भी यूएसए के ऊपर बैठा है। तो ये मैंने स्टोरी इसलिए बनाई है ताकि आपको इनके नाम याद आ जाएं। देखिए, एक तो नॉर्थ अमेरिका में क्या है, कनाडा है, कनाडा के नीचे यूएसए है, ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद में यूके हमारा जो कभी सुपर पावर हुआ करता था वो हो गया। फिर जर्मनी और जापान जो दूसरे साइड के यानी दूसरे खेमे के देश थे उन्हें भी इन्होंने लिया हुआ है अपने साथ में। और उसके बाद में इटली और फ्रांस जो कि पिछलग्गू हैं यूके यूएसए के, वो भी साथ में हैं G7 कंट्रीज़ में। अब G7 कंट्रीज़ का आप मैप देख सकते हैं। G7 स्टेट्स कौन कौन से हैं, ये हो गया कनाडा, ये हो गया यूएसए, ये हो गया जर्मनी, ये हो गया इटली, यूके, फ्रांस और जापान। ये बहुत अच्छा मैप मिल गया है जिसमें अलग अलग सारे देशों के नक्शे भी दे दिए गए हैं और साथ में नाम भी दे दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हो गए। फिर हो गया G8। अब G8 और G7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, G8 वैसे तो अब ख़त्म हो चुका है, इसका कोई अस्तित्व अब नहीं है,
क्योंकि इसमें कभी रशिया हुआ करता था जिसे बाहर निकाल दिया गया, और उसी की वजह से अब जो ग्रुप है वो G7 के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपका ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो ग्रुप है G7 है, वो वास्तव में G7 था नहीं, G8 था। इनिशियली G8 था, पहले तो G7 था, फिर उसमें रशिया को शामिल कर लिया गया था क्योंकि रशिया भी एक सुपर पावर बनकर आ गया था, और क्योंकि एशिया में कोई भी प्रतिनिधित्व तो नहीं था तो इसलिए रशिया को शामिल किया गया। लेकिन फिर आप जानते हैं कि रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया, जो यूक्रेन के जस्ट नीचे है। तो आप जानते हैं इस समय रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इस वजह से क्या है, क्रीमियन पेनिनसुला भी इम्पॉर्टेंट है और रशिया भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और ये पूछा जा सकता है इस तरह से कि जैसे अभी रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है, तो इसी तरीके क्या पहले कभी ऐसा हो चुका है? तो ऐसा हो चुका है जब G8 को G7 में बदला गया था, क्योंकि रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था, तो इसलिए G8 को में से रशिया को हटा दिया गया था और इसे बना दिया गया था G7। तो इसमें वही G7 कंट्रीज हैं, ऊपर से आप देखेंगे यहाँ तक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए और जापान, ये हैं, और प्लस इसमें एक रशिया क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी G8 कंट्रीज। ये आप देख सकते हैं मैप में, रशिया जिसे अब हटा दिया गया है, ये हो गया जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, कनाडा। ठीक है, ये सारे G8 कंट्रीज में आते हैं। अब उसके बाद आते हैं G10 कंट्रीज पे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ में काफ़ी अमीर हैं और जिनका ट्रेड काफ़ी अच्छा है, उन कंट्रीज़ को G10 में शामिल किया गया है। और ये कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो इसे हम बड़ा कर लेते हैं। इसमें 11 मेंबर्स हैं, ये आपको याद रखना है। अब 11 मेंबर्स में कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहले बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, फिर नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके और यूएसए। अब आप देख रहे होंगे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये तो वही हैं जो G7 में थे। फिर यूके और यूएसए भी G7 वाले हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी G7 के पूरे हो गए। उसके बाद में अलग से क्या जुड़ गया, एक जुड़ गया हमारा बेल्जियम, दूसरा नीदरलैंड्स, तीसरा स्वीडन, चौथा स्विट्ज़रलैंड, इतने हमारे अलग से जुड़ गए। तो G7 कंट्रीज़ जो हमारी हैं मेनली वो। उसके बाद में आपने अक्सर ही देखा होगा कि जब भी कोई लिस्ट आती है, जब भी कोई रेटिंग जारी की जाती है, तो उसमें नीदरलैंड, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक ऊपर होता है। तो उन्हीं में से आप याद कर लीजिए कि जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, नीदरलैंड्स है, स्विट्ज़रलैंड है और स्वीडन है। तो ये 3 भी हैं, और एक आप अलग से याद कर लीजिए बेल्जियम। ठीक है, यानी कि बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके और यूएसए, ये 11 मेंबर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं G10 नेशंस। ठीक है, G10 कंट्रीज़ ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगले में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है, ये हो गया जापान, और यहाँ पर क्योंकि ये बहुत छोटे मोटे से देश हैं तो इस वजह से यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने वाली है कि हमारा इंडिया जो है, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के बाद में एक सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है इंडिया को। ठीक है, इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट माना जाता है। एक तो बड़ी बात यह है कि आप इसे अलग से ही देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ से देख के जान सकते हैं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ से दूर से ही देख के जान सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका है। उसी तरह भले आपको एशिया और यूरोप में समझ में ना आए कि कहाँ से दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन इंडिया की पोजीशन आप अलग से ही देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जापान की पोजीशन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे साउथ कोरिया की पोजीशन है, तो उस तरीके आप इसे अलग से ही देख सकते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लेकिन क्योंकि जापान, साउथ कोरिया ये सब क्या है, या कोरियन पेनिनसुला जो है, ये पेनिनसुला इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरे हैं और अलग से दिखने के बावजूद ये बहुत छोटे हैं। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो काफ़ी बड़ी प्लेट है। उसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि हमारे 2 पहले सुपर कॉन्टिनेंट्स होते थे, एक अंकारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो
हमारा इंडिया जो था वो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली जो प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जबकि अब आ करके वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जबकि आके वो अब अंगारा लैंड में जुड़ गया है। तो इस वजह से वो अलग से ही दिखता है। अब हम कितनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो आपने देखा होगा कि हम कितना अलग से ही पहचान रखते हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे देश, जिनमें इतने में यूके भी शामिल है, यहीं पे जर्मनी, फ्रांस भी शामिल है, इटली भी इतने में ही शामिल है, कई सारे नेशंस हैं जिनको आपको जूम करके देखना पड़ेगा, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा वो कितने प्रभावशाली हो गए हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हम अगर बहुत मेहनत करेंगे, अब अच्छे से काम करेंगे और थोड़ा फालतू के चक्करों में ना पड़कर अगर अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे सब मिलजुल करके, तो हमारा देश भी एक दिन फिर से सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे देश शामिल हैं जिनको अलग से पहचान पाना मुश्किल है। एक जापान ही है जो अलग से समझ में आ रहा है, और दूसरा यूएसए और कनाडा को आप कुछ पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये हो गई G10 कंट्रीज़। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप आया जो इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी हाल ही में इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट मिली है इस ग्रुप के बनने की वजह से। अब एक बात है कि ये ग्रुप अभी बना नहीं है, इसकी केवल एक जिसे कहते हैं अवधारणा रखने की कोशिश की गई थी, और कोशिश किसने की थी? यूके ने की थी, क्योंकि G7 कंट्रीज जो हैं उनका जो अगला होना था, उनका जो सम्मेलन वो यूके में होना था। तो यूके ने इंडिया को, साउथ कोरिया को और साउथ अफ्रीका को बहुत अलग ही टाइप का एक रिस्पेक्ट देते हुए ये कहा कि अब हमें ज़रूरत है कि हम G7 को G10 में बदल दें। लेकिन क्योंकि G10 नाम का पहले से एक नेशन है, एक नेशन का ग्रुप है जो आपने अभी पहले देखा, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा? D10 रखा। और उसने ये भी कहा कि D10 की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करना है। चाइना जो कि बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, नाम भले वो अपना लगाता है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इस वजह से हम डेमोक्रेटिक 10 कंट्रीज़ को मिला करके एक अच्छा सा ग्रुप तैयार करेंगे जिसे हम D10 कहेंगे। ठीक है, ये 10 सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक नेशंस के को मिलकर के बना हुआ ग्रुप होगा। तो इसमें कौन कौन होंगे? पहले तो G7 होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यूके ने क्यों बोला था? G7 की बैठक के टाइम पे ऐसा बोला गया था। तो G7 की तो बैठक ही चल रही थी, यानी G7 तो उसमें शामिल ही होंगे। उसके बाद 3 और कंट्रीज़ इसमें मिलाई गई हैं, और वो 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो सुपर पावर हैं, इंडिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं चाइना क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वहाँ कहा जाता है, लेकिन वहाँ पीपल्स की कोई नहीं सुनता है, और ना ही पीपल अपनी बात किसी लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और ना ही वर्ल्ड मीडिया की वहाँ पर कोई भी एक्सेस है, और यहाँ तक कि वहाँ की जो रीजनल मीडिया है उसे भी बहुत ज़्यादा दबा कर रखा जाता है। उसके बाद में रशिया जो है वो भी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेटिक नहीं है, वो अलग ही टाइप की विचारधारा को मानने वाला देश है, और चाइना भी उसी विचारधारा को मानता है। फिर उसके बाद में मेनली जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? G7 है, वो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। और उसके बाद में यहाँ पर इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। उसके बाद में साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया से हमेशा परेशान रहता है, और नॉर्थ कोरिया में क्या है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वास्तव में ये दोनों एक ही देश थे, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एक लड़ाई और जो एक बंटवारा है वो केवल एक ही वजह से है कि एक तरफ साउथ कोरिया ये सोचता है कि लोगों को बढ़ाना, लोगों को अच्छा बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स का इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है कि वो बिल्कुल अलग तरह से, जबकि उनके पास कोई भी नेचुरल उनके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने अपने देश को इतना ताकतवर बनाया है केवल अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से। और फिर साउथ अफ्रीका है, जहां अफ्रीका पूरा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अभी भी लीस्ट डेवलप्ड है। वहीं पर साउथ अफ्रीका एक अच्छे से वेल डेवलप्ड नेशन बनकर आया है, और वो इसी वजह से है क्योंकि उसने भी डेमोक्रेटिक को जो डेमोक्रेसी है उसे अपनाया है। तो इसलिए ये 3 नेशंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दुनिया की नज़र में। इसलिए
यूके ने ये बोला है कि G7 कंट्रीज़ के साथ इन 3 देशों को और मिलाया जाए और फिर हम क्या करेंगे, एक D10 नाम का ग्रुप बनाएंगे जो होगा डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का एक ग्रुप। ठीक है, अब मैप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर शायद फिर से गलती से वही वाला मैप लग गया है। आई एम सो सॉरी। D10 में भी मैं इस मैप को अपडेट कर दूंगी और उसके बाद में अपडेट करने के बाद में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो, और अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये पूरा PPT मिल जाएगा। ठीक है, अब अगले पे हम चलते हैं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट G20 कंट्रीज़। ठीक है, G20 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहले इतने हिस्से को हम हटा देते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि ये मेंबर हैं और ये 10 मेंबर इधर लिखे हुए हैं और 10 मेंबर इधर लिखे हुए हैं। G20 कंट्रीज़ में सबसे बड़ी बात जो है वो याद रखने की ये है कि इसमें केवल 19 देश हैं और एक यूनियन है। ठीक है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने एक वीडियो में देखा था कि जो हमारे 2020 के टॉपर्स में जो हमारी रैंक 15 पे थी टीना डाबी मैम की छोटी बहन रिया डाबी जी, तो उनसे भी एक इंटरव्यू के टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो G20 में कितने नेशंस यानी कितनी कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 19 ही कंट्रीज़ हैं, यानी 19 ही हैं और अगला क्या है, एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं देखिए। अब G20 को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये ईजी हो जाएगा अगर आप इसे ऑर्डर में याद करें। यानी सबसे पहले ए से शुरू होने वाली कंट्रीज़ के नाम, फिर बी से शुरू होने वाली, और इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। जैसे ए से शुरू होने वाली 2 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। बी से शुरू होने वाली केवल एक कंट्री है, ब्राज़ील। सी से शुरू होने वाली 2 कंट्रीज़ हैं, कनाडा और चाइना। फिर डी और ई से शुरू होने वाली कोई कंट्री नहीं है। फिर एफ से शुरू होने वाली एक ही है, फ्रांस। फिर जी से है जर्मनी। आई से 2 हैं, इंडिया और इंडोनेशिया, 3 हैं, इंडिया, इंडोनेशिया और इटली। फिर जे से जापान है। के से कोरिया है, लेकिन कोरिया अपने को रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहता है तो इसलिए यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया ही लिखा है मैंने। फिर एम से मैक्सिको है। आर से रशिया है। एस से 2 हैं, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका। उसके बाद में टी से टर्की है, जिसका अब नया नाम तुर्कीये हो गया है या टर्कीये हो गया है, तो प्लीज़ आप उसे ही याद रखिएगा, क्योंकि अब जो UN है उसने एक्सेप्ट कर लिया है इसके उसको कि अब आपका नाम टर्कीये या तुर्कीये जाना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यू से 3 है हमारे पास, UK है, USA है और यूरोपियन यूनियन जो है तो वो भी यूनियन है तो उसे लास्ट में रखा गया है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि कंट्रीज़ तो इसमें बहुत सारी हैं, 19 देश इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद में आप जानते होंगे कि यूरोपियन यूनियन में भी कितने देश हैं, 27 नेशंस उसमें भी हैं। जब ब्रेग्जिट हो गया है उसके बाद में तो 27 देश वो हो गए जो यूरोपियन यूनियन के हैं, उसके बाद में 19 देश और हो गए। और आप देखें कि इसमें UK क्या था, कॉमन था। UK पहले से भी था और UK यूरोपियन यूनियन में भी था, तो UK 2 बार था, लेकिन अब क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया है, UK हट चुका है यूरोपियन यूनियन से, तो यहाँ पर हमारे पास 19 देश हो गए और एक हो गया यूनियन। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिए अगला एक मैप है जिस पर आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। ब्लैंक मैप है जिसमें कंट्रीज़ को हाईलाइट किया गया है लेकिन उनके नाम नहीं लिखे गए हैं। अगर आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं इन सारी कंट्रीज़ को अलग अलग पहचानने की। ठीक है, फिर हम जल्दी ही किसी दिन कॉन्टिनेंट्स पर एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैपिंग सीखेंगे, मैपिंग में हम एक एक देश को पहचानने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसके जो कुछ फिजिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगे उनके बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ढेर सारे दोस्तों के बीच में इन्हें शेयर कीजिए ताकि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए कोई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।